तो आज के क्लास में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के बीच में चर्चा करूंगा। जैसे कि मेरा नाम रवीश कुमार और मैं पटना विश्वविद्यालय पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और अपने गाँवों में आता हूँ तो हमें कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। यानी कुल मिलाकर मेरा कहना है कि ना गांव ना शहर कोई समस्याओं से अछूता नहीं है। लेकिन क्या हम अपनी समस्याओं को देखकर उससे मुंह मोड़ सकते हैं? एक सोशल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते, सामाजिक विज्ञान के छात्र होने के नाते जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो ये घटनाएं हमें अंदर से झकझोर देता है। तो आप सभी के बीच में मैं आज कुछ पहलू पर चर्चा करूंगा जो आपके सामने रहेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामीण परिदृश्य में ये समस्याएं देखते हैं कि जब बच्चे 10th करते हैं, 10वीं परीक्षा को पास कर जाते हैं, तो उनके सामने एक सबसे बड़ी बाधा होती है विषय चयन का, कि वो कौन सा विषय पढ़े कि उनको आगे जाकर किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन विषय चयन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा जो उत्पन्न होती है वो होता है किसी विषय के प्रति ज़्यादा रुझान और उस विषय को लेकर समाज में कैसी मानसिकता है वो, यानी सामाजिक दबाव में कभी कभी हम ऐसे गलतियां कर बैठते हैं कि वो हमें आगे जाकर बहुत हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि हम विषय का तो चयन करते हैं, लेकिन विषय का चयन कभी कभी हम सामाजिक दबाव में, पड़ोस के दबाव में, दोस्ती के दबाव में, यानी अनेक दबावों में हम लोग विषय का चयन करते हैं। और कितने बच्चे को विषय चयन की प्रक्रिया मालूम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे नोट करते हैं कि 10वीं के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि विषय रहता है आपका आर्ट से शोधित कर देते हैं, कला, साइंस, विज्ञान और कॉमर्स, वाणिज्य। तो ये जो आर्ट का विषय, ये जो साइंस का विषय, ये जो कॉमर्स का जो स्ट्रीम है, जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो इसमें कई प्रकार के विषय आते हैं। आर्ट में भी अनेक प्रकार के विषय आएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री आ जाता है, आपको ज्योग्राफी आ जाता है, आपको पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, आपको सोशोलॉजी आ जाता है, आपको साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये सारे विषय आ जाते हैं। दूसरा बात देखेंगे कि साइंस में प्रमुखतः जो विषय होते हैं, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है और मैथ का भी बैकग्राउंड रहता है और इसमें बायोलॉजी का भी बैकग्राउंड रहता है। कॉमर्स में वहीं पर ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से, इसमें भी इकोनॉमिक्स आते हैं, इकोनॉमिक्स का विषय आता है, अकाउंट का विषय आता है, मतलब ये प्रमुखतः विषय आते हैं। तो ये सारे जब हम विषयों को देखते हैं तो हम भ्रमित रहते हैं कि विषय चयन तो करें लेकिन उसका भविष्य में लाभ भी हो। लेकिन क्या हम विषयों को सही ढंग से चुन पाते हैं? कभी कभी सामाजिक दबाव में हम देखते हैं कि कोई बच्चा जिसका साइंस में रुझान नहीं है, वो बच्चा क्या कर लेता है कि वो एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का रुझान
आर्ट की तरफ है, कला संकाय की तरफ है, लेकिन वो व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण आस पड़ोस, ये जो हमारे समाज में वातावरण जिस प्रकार के साइंस के विषय को लेकर कर दिया गया है, तो कभी कभी वो बच्चा सामाजिक आस पड़ोस के कारण दोस्ती में कभी कभी आकर वो क्या कर लेता है, साइंस को ले लेता है, लेकिन उसका खामियाजा उसको भविष्य में भुगतना पड़ता है। बच्चा जाहिर से बात है कि वो आर्ट की तरफ है, लेकिन वो ले लिया साइंस। यही बच्चा कोई दूसरा बच्चा है, यहीं पे हम रख लेते हैं, उसका रुझान कॉमर्स की तरफ है, लेकिन वो ले लिया साइंस। आखिर साइंस को लेकर ये मानसिकता आई तो कहाँ से है? बदलती दुनिया है, बदलता समाज है। जब समाज बदलता है, जिस सभ्यता में जब आधुनिकता आता है, तो उस समाज में हमें ये देखने को मिलता है कि जो समाज जितना आधुनिक होगा, उस समाज में आधुनिकता से जुड़े हुए कोई भी विषय है वो ज़्यादा अपने प्रचलन में रहते हैं। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट है कि आधुनिकता जिस सभ्यता में आ जाए, उस सभ्यता में क्या होता है कि उस विषय का मांग ज़्यादा आ जाता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि बचपन से ही हम अपना निर्णय लेना स्वयं सीखते नहीं, क्योंकि 10वीं के बाद जब हम 10वीं के एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि हम जो विषय का चयन कर रहे हैं उनमें सलाह शिक्षकों का होता है, माता पिता का होता है, दोस्तों का होता है, और कभी कभी इतने महामूर्ख व्यक्तियों का उसमें सलाह रहता है जो खुद उस विषय के लिए कर खुश नहीं, जो खुद वो विषय पढ़ा है लेकिन वो अपने विषय से खुश नहीं है, लेकिन दूसरों को सलाह क्या देगा कि तुम ये विषय मत पढ़ो, तुम ये विषय पढ़ो, इस विषय से क्या होगा, तुम्हें रोजगार जल्दी प्राप्त होगा, इस विषय से रोजगार जल्दी प्राप्त नहीं होगा। यानी रोजगार की, नौकरी की लालच में हम लोग 10वीं के बाद विषय का चयन कर लेते हैं, और उसका आगे चलकर परिणाम ये होता है कि बच्चा जो पढ़ेगा ही नहीं उस विषय को सही ढंग से, तो उसको तो फिर तो ऐसे भी रोजगार नहीं मिलने वाले हैं। यानी उसके मन के विषय नहीं मिला और वो दूसरा विषय ले रहा है, तो वो क्या कर लेगा। ऐसे भी मेरा कहना है कि कोई विषय खराब नहीं है, सारे विषय अच्छे होते हैं, लेकिन जो जिसमें रुचि रखता हो वो अपने विषय से रुचि के अनुसार अपना विषय चुन ले, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन जब भी हम किसी से सलाह लेते हैं तो सलाह वैसे व्यक्तियों से ले जो आपकी भावनाओं को समझता है। आपकी भावनाओं को खुद नहीं समझेगा, आपकी आदतों को खुद नहीं जानता है, तो वो कैसे निर्णय ले लेगा सामने वाला कि आप ये विषय पढ़िएगा तो अच्छा होगा। दूसरी बड़ी बात कि ये जो रुझान जो रहता है 10वीं में, जो नए नए दोस्तों के साथ हम 10वीं पास करते हैं, तो हमारे ग्रामीण सभ्यता में ये अधिक देखने को मिलता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो कभी कभी दोस्तों के रुझान से ले लेते हैं। जैसे कोई कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, वो साइंस लेकर पढ़ा है, हम भी साइंस से पढ़ेंगे। वो मेरे भैया थे पहले, साइंस लेकर पढ़े थे, तो हम भी साइंस लेकर पढ़ेंगे। वो मेरी दूर की कोई रिश्तेदार नातेदार था, वो साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, हम भी साइंस से लेकर पढ़ेंगे। तो क्या हम अपने साथ न्याय कर पा रहे हैं? हम तो अपने साथ कभी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे के रुझान को देखते हुए अपने विषय का चयन कर रहे हैं। तो जाहिर से बात है कि एक समय में जब आएगा तो वो घातक ही साबित होगा। तो ये सब जो विषय हैं उसको हम कहेंगे कि कुल मिलाकर आप ध्यान से चुनिए। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि हमें
एक और समस्या देखने को मिलता है कि जो बच्चा 10वीं पास किए रहते हैं तो उनमें जो लड़कों लड़कियों के बीच में जो दूरियां हैं, यानी लड़कों के प्रति एक अलग मानसिकता और लड़कियों के प्रति एक अलग मानसिकता, गर्ल बॉय, यानी कोई नया नया बच्चा अपने समाज में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, 10th पास किया हो, तो हम देखते हैं क्या कि घर में या समाज में लड़कियों की जो स्थिति है उसके तुलना में लड़कों की स्थिति कहीं ना कहीं तो बेटर होता है। क्योंकि ये जो समस्याएं हैं कि लड़का में जो होता है वो विषय चुनने की जो बात आती है तो उसका जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उसको ज़्यादा दिया जाता है। यानी लड़का अपना खुद निर्णय एक कसौटी पर, एक सीमा पर जाकर ले सकता है, लेकिन वही जो ये लड़की है वो अपने विषयों को जब चयन करती है तो उसके विषयों के चयन की प्रक्रिया में बहुत सारे बाधा आते हैं। क्योंकि लड़की है, लड़की मन में आंतरिक तौर पर वो खुद स्वतंत्र है, सोच रही है कि सब हम अपने से करेंगे, लेकिन क्या है कि इसके परिवार में जो सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, बहन है, माता पिता हैं, तो ये अधिकांशतः घरों में देखा जाता है कि ये लड़कियों को क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे बहन हैं, तो हम तुम्हारा निर्णय ले सकते हैं। ये विषय चयन के भी प्रक्रिया में होता है। किसी के पापा, किसी के माता डॉक्टर बनाना चाह रहा है, इंजीनियर बनाना चाह रहा है, लेकिन वो लड़की आर्ट पढ़ना चाह रही है, तो उसको एक समय में कई बार उसको मानसिक तौर पर चोटिल किया जाता है, मानसिक तौर पर, और ये बहुत गलत बात है। बच्चा जो पढ़ रहा है, आप लड़कों के विषय चयन की प्रक्रिया में इतना आज़ादी दे रहा है, तो ये जो लड़की है आपके घर में, तो उसको आज़ादी क्यों नहीं? मेरे समाज में पूछना चाहता हूँ कि उसको आज़ादी क्यों नहीं है? दूसरी बात कि जब लड़की आर्ट लेना चाहती है या साइंस लेना चाहती है या कॉमर्स लेना चाहती है, तो उसको हम दबाव इतना क्यों डालते हैं भाई? उसको तो स्वतंत्र तो छोड़े कि वो कौन सा विषय पढ़ना चाहती है। हाँ, अगर उसको पता नहीं है कि हमारा आगे का लक्ष्य क्या है, तो वहाँ पर आप आके सलाह दे रहे हैं तो ये उचित कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये घटना मैं देखा हूँ, इसलिए आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि एक लड़की आर्ट लेकर पढ़ना चाहती है, लेकिन उस लड़की को क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? क्यों उसको रोज रोज ये टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम आर्ट लेकर गलती की हो, या फिर अनेक लड़कियों में ये समस्याएं हैं, बहुत सारे लड़कियों में समस्या है। और देखिए, लड़कियों में एक और बाधा होता है आर्ट लेने के बाद, या लड़कों में एक और बाधा होता है, उस बाधा को समझते हैं। क्या होता है? ये जो बाधा होता है वो लड़का लड़की दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। ये जो बाधा उत्पन्न होता है वो लड़का लड़की दोनों में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो ये विषय अपना चयन किया है तो उसका घरेलू दबाव है, उसके बाद उसके ऊपर सामाजिक दबाव है, और उसके ऊपर उसका खुद अपना व्यक्तिगत दबाव है, सेल्फ दबाव है। खुद ये सामाजिक दबाव है, आइए खुद उसका सेल्फ, खुद उसका दबाव। इसमें दबाव क्या है? घर के लोग बार बार उसको, लड़का हो या लड़की, उसको बार बार टॉर्चर करेंगे कि ये गलत है, तुमने विषय ले लिया, ऐसे बात वैसे बात, बहुत सारे बात बोलेंगे। उसके तो और दबाव को तो समझिए भाई, वो विषय ले लिया, उसके ऊपर सामाजिक दबाव है। घर से निकला, कोई बोल दिया ये इतना पढ़ने में तेज था, आर्ट लिया है। फिर वो सोच में पड़ जाता है, लड़का हो या लड़की, कि
एक तो मेरा सामाजिक दबाव है, बहुत सारे लोग हमारे आस पड़ोस में बोल भी रहे हैं कि हम 8 विषय से पढ़े, इतना तेज थे 8 विषय हम लेकर, वो मन में सोचने लगा कि कहीं हम 8 विषय लेकर गलती तो नहीं की। और दूसरा क्या बात होता है कि वो सेल्फ खुद के ऊपर कोसने लगता है, कहता है कि मेरा नौकरी होगा कि नहीं होगा, जॉब होगा कि नहीं होगा। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जो 8 विषय है, जो 8 विषय है वो बहुत उसमें रिस्क है। रोजगार के क्षेत्रों में इस विषय में बहुत रिस्क है। ये जाहिर सी बात है कि अगर आप 8 विषय लिए हैं और सही ढंग से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भविष्य में बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे ये पूरे सभ्यता में ऐसी मतलब कि परस्पर विषय में सामंजस्य नहीं बैठाया गया है कि एक विषय दूसरे विषय से मतलब कि आगे है, एक विषय दूसरे विषय के बराबर हो सके। यानी दुनिया बदल रही है, साइंस का मांग है, बहुत सारे लोग साइंस में जा रहे हैं। जो साइंस पढ़ा है, जो 10th के बाद साइंस ले रहा है, उसके बाद ITI कर ले रहा है, पॉलिटेक्निक कर ले रहा है। तो जब वो ITI कर लिया, पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे किसी कंपनी में रोजगार छोटे बड़े मिल ही जाएंगे। लेकिन जो 8 पढ़ रहा है उसके पास सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसका एक प्रकार का कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। वो 8 है, बहुत अच्छे विद्वानों को पढ़ा है, बहुत अच्छे इतिहासों को पढ़ा है। तो क्या वैसा हमारा समाज है जो इतिहास को और 8 को आगे बढ़ाने की बात कर रही है? नहीं, वैसा समाज है ही नहीं। क्योंकि ये जो मानसिकता है, और ये साइंस के बाद यहाँ तक की स्थिति है, कॉमर्स की स्थिति भी सही है। बच्चे कॉमर्स की तरफ भी ज़्यादा रुझान कर रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ लेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, अकाउंट का काम करेंगे, बैंक में करेंगे तो बैंक में किसी कैशियर का काम करेंगे, काउंटर का काम करेंगे, बहुत सारे काम मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 8 विषय है बहुत रिस्क का विषय, इसमें रोजगार मिलना बहुत कठिन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब 8 लिए हैं तो सही ढंग से पढ़ें। दूसरा बात कि ये जो 8 विषय वाला है, जो भी लड़का लड़की, इसमें हम देखें कि इसका घरेलू तो दबाव है, तो उसको बार बार क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? भाई को 8 ले लिया तो ले लिया, पढ़ने तो भाई उसका मन है। जो अपने खुद मन से ले रहा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ न्याय कर रहा है। नहीं तो आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती साइंस और कॉमर्स में ढकेल दीजिए और वो बच्चा उस विषय को लेकर पढ़े ही नहीं तो अपने साथ न्याय नहीं कर रहा, तो खुद आपके साथ भी न्याय नहीं होगा। क्या हो पाएगा? वो आप उसको ज़बरदस्ती विषय जो चुनने पर मजबूर किए हैं, तो वो खुद तो अपने साथ न्याय नहीं करेगा। तो क्या आपका न्याय हो सकता है उसके साथ? उसके तालमेल बैठ सकता है? कभी नहीं बैठ सकता है। आपके प्रति आपके बच्चों को गलत मानसिकता शुरू से ही भर जाएगी कि मेरे माता जी, चाहे मेरे पिताजी, चाहे मेरे बड़े भैया, चाहे बड़ी दीदी के वजह से हम ये विषय लिए थे, और ज़िंदगी भर वो आपको कोसते रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा जो विषय लिया है उसको चैन से पढ़ने दीजिए, ना उसको सामाजिक दबाव डालिए, ना उसको, अगर सामाजिक दबाव डाल रहे हैं तो उसके ऊपर उसका खुद का सेल्फ जो आंतरिक रूप से वो सोच रहा है, खुद के बारे में अपना जान रहा है, वो खुद अपने आप पर शक करने लगेगा कि हम ये विषय लिए, सच में हम कहीं इस क्षेत्र में तो असफल नहीं हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो मन से पढ़ाई कर रहा है वो जरूर एक दिन आगे बढ़ेगा। और एक बिंदु पर हम लोग ध्यान देते हैं, जब हम कोई विषय पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम 8 विषय ले लिए हैं, समाज में 8 विषय का मतलब 8 स्ट्रीम कला संकाय का उतना मांग नहीं है। अगर कोई बच्चा ले भी लिया है कला संकाय,
कला संकाय में, आर्ट स्ट्रीम में कोई भी विषय ले भी लिया है तो ज़्यादा सोचे नहीं। उसका एक ही काम है, अगर वो 11th में है, अगर वो 11th में है तो वो क्या करे, NCERT का बुक उठाए, NCERT का बुक उठाए, या फिर टेक्स्ट बुक आता है बिहार सरकार का, टेक्स्ट बुक आता है, टेक्स्ट बुक का आता है, बिहार सरकार का जो राज्य सरकार का बुक आता है वो उठाए, और क्या करे कि उसको धीरे धीरे राज्य सरकार का बुक, कोई भी राज्य सरकार का बुक आता है, जिस राज्य में है उस राज्य में सबका आता है, NCERT के ही फॉर्मेट पर आधारित रहता है, मतलब NCERT और ये राज्य सरकार के बुक में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो बिहार में हम लोग जैसे देखते हैं कि टेक्स्ट बुक चलता है तो उसको हम देखेंगे, तो वो धीरे धीरे NCERT को धीरे धीरे एक एक चैप्टर को उठाकर पढ़ना शुरू करे। जैसे कोई बच्चा 11th में है तो NCERT उठाए, तो NCERT में अगर उसका हिस्ट्री विषय है, हिस्ट्री विषय है, हिस्ट्री विषय है, तो हिस्ट्री में क्या है, एक चैप्टर आता है आपका, एक चैप्टर आता है, पहला चैप्टर होता है समय की शुरुआत, समय की शुरुआत, समय की शुरुआत, समय की शुरुआत है। तो ये जो समय की शुरुआत पहला चैप्टर है, तो आपको इस चैप्टर के बारे में सोचना है, और सोचना है कैसे, ये लिखा है समय की शुरुआत। तो ये समय की शुरुआत से क्या पता चल रहा है कि जब मानव अपने विकास के क्रम में होगा, इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि जब मानव अपने विकास के क्रम में होगा तो उसका विकास धीरे धीरे कैसे होता है, और एक सभ्यता का कैसे धीरे धीरे विकास होता है, इसके बारे में पढ़ना है। मानव कैसे विकास कर रहा है, जैसे कि समय के शुरुआत में पहला आपको कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे 11th में, 11th में पहला कुछ टॉपिक आएंगे कि जैसे प्राइमेट आएगा, प्राइमेट आएगा, ये एक प्रकार के जीवों का स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं कि प्रजाति होता है, प्रजाति के बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा प्राइमेट। तो प्राइमेट में हम लोग क्या देखते हैं कि एक प्रकार का ये क्या रहता है, नर जानवर बानर के रूप में ये रहता है। समझिए, हम लोग जो हैं वो एक दिन नर जानवर बानरे के रूप में ही थे, लेकिन हम लोगों का विकास धीरे धीरे आज इस रूप में हुआ। प्राइमेट होता है, इसमें नर जानवर बानर होते हैं, बहुत वर्ष पहले, हजारों हजारों वर्ष पहले, उस वर्ष का हम जिक्र भी करेंगे। फिर आता है आपको प्राइमेट के बाद आता है, जाहिर से हम पढ़ते हैं कि उसके बारे में है, कितने लोग जानते हैं, ऑस्ट्रोलोपिथिकस। फिर ऑस्ट्रोलोपिथिकस का थोड़ा सा विकास होता है, कहा जाता है कि यही जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस है, जो 56 लाख वर्ष पहले जब पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ, तो यही ऑस्ट्रोलोपिथिकस के नाम से जाना गया। लेकिन हम जब देखते हैं कि ऑस्ट्रोलोपिथिकस का उद्भव पृथ्वी पर हो रहा है और 56 लाख वर्ष पहले का बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो जीव है इसका तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, और इसका जब विकास हो रहा है तो धीरे धीरे विकास के क्रम में ये आगे बढ़ेगा, तो एक दिन हम लोगों के रूप में ये आ जाएगा। समय की शुरुआत, बस कुल मिलाकर यही समझना है, समय की शुरुआत होती है, पृथ्वी पर मानव का उद्भव होता है, विकास होता है, और मानव का जब उद्भव और विकास होगा तो मानव धीरे 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 धीरे
अपने सभ्यता के दौर में आगे बढ़ते जाएगा और एक दिन हम लोगों के खुद ये जो मानव के रूप में अपने आप को देख रहे हैं तो इस अवस्था में देखेंगे। और फिर ये इतिहास की घटनाएं रुकेंगी नहीं, हम लोगों में धीरे धीरे विकास हो रहा है और एक दिन हम लोगों से भी आगे लोग निकल जाएंगे। क्योंकि इतिहास में एक बात समझने वाली होती है कि इतिहास जो है सिर्फ बीती हुई घटनाओं पर ही बारे में नहीं अध्ययन करती है, वर्तमान के परिदृश्य को भी देखती है और भविष्य के भी परिदृश्य को देखती है। यानी कोई भी घटना इतिहास में हुआ है उसके लिए एक समय लगा होगा और वो समय धीरे धीरे पूर्ण हुआ होगा और वो जब समय में किसी चीज का विकास हो गया तो वो विकास रुकेगा नहीं, वो विकास चलता रहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम देखेंगे तो आएगा आपको होमोनॉइड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम देखेंगे होमोनॉइड, ये थोड़ा सा इससे विकसित रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं होमोनिड, होमोनिड। उसके बाद हम देखते हैं क्या, एक और आता है होमो में 3 आ जाते हैं, होमो में 3 आ जाते हैं, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आते हैं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। थोड़ा अक्षर बोर्ड पर प्रॉब्लम है, वो थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा। होमो सैपियंस तो देख रहे हैं मानव का विकास कैसे हो रहा है। समय की शुरुआत में हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्राइमेट के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका विकास चलेगा तो होमोनॉइड आएगा, ये इससे विकसित रहेगा, फिर होमोनिड आएगा, ये इससे विकसित रहेगा, फिर आएगा होमो, आएगा होमो में भी आएंगे होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस में कहता है कि ये जो है औजार निर्माता थे, औजार निर्माता, ये जो है खड़े होकर चलना सीख गए थे, खड़े होकर चलना सीख गए थे और ये जो है आधुनिक मानव का रूप था, आधुनिक मानव का प्रारंभिक चरण था। ये जो है आधुनिक मानव का प्रारंभिक चरण, आधुनिक मानव का प्रारंभिक चरण था होमो सैपियंस। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जब कोई विकास होता है, इस सब प्रकार के एक प्रकार के प्रजाति हैं, तो होमोनॉइड उससे थोड़ा विकसित रहता है, उससे होमोनिड आता है और उसके बाद होमो में होमो हैबिलिस, ये औजार निर्माता है। तो औजार निर्माता यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप किताब को पढ़िएगा तो पहले जो मानव का विकास हुआ धरती पर, वो पहले चलना नहीं सीखा था, वो मतलब कि रेंग कर चलता था, फिर 2 पैर और 2 हाथ पर चलना सीखा, फिर उसको समझ में आया कि नहीं खड़े होकर चलना चाहिए, तो वो खड़े होकर चलना चाहा लेकिन ऐसे हाथ उठाकर चला था। फिर उसको समझ में आया कि नहीं हाथ गिरा कर चलना है तो गिरा कर चलना चाहिए। फिर उसको समझ में आया कि हम लोग खेती करना चाहिए तो खेती करना शुरू किया। फिर उसको समझ में आया कि जंगलों की कटाई होकर वहाँ पर रहने की कुछ व्यवस्थाएं की जाए, तो वो सारे किया। यानी मानव का विकास हो रहा है, उसके साथ उसका जो जनजीवन है उसमें भी विकास हो रहा है। तो होमोनिड है, ये औजार निर्माता है, ये औजार बनाना सीख गया। ये होमो इरेक्टस है, ये खड़े होकर चलना सीख गया। ये होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस ये जो क्रम है, तो ये आधुनिक मानव का प्रारंभिक चरण, यानी हम लोग जो इस धरती पर आए, लगभग कहा जाता है कि 1,60,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का पृथ्वी पर विकास हुआ था। तो ये जो आरंभ के जो प्रारंभिक मानव थे, जो आधुनिक मानव थे, ये हम लोग के रूप में होमो सैपियंस के नाम से जाने गए। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि होमो सैपियंस के बाद आया, इसी को एक और विकसित आया होमो सैपियंस होमो सैपियंस। ये पूर्णतः आधुनिक मानव था। ये तो आधुनिक मानव का प्रारंभिक चरण में था, ये पूर्णतः आधुनिक मानव था। जो आज हम लोग देख रहे हैं, तो
कहा जाता है कि हम ही लोग की तरह ये लोग थे, लेकिन इन लोगों में पुरानी परंपराएं थी, लेकिन हम लोग में नई परंपराएं आ चुकी है। समझिएगा, सिर्फ ये इनको हाथ पैर सब कुछ करने का उपयोग आ गया था, रहने सहने का सब कुछ आ गया, लेकिन इन लोगों के समय में सुविधाएं जो थी वो पुरानी परंपराओं के अनुसार था, लेकिन हम लोगों के समय में जो सुविधाएं हो वो नई परंपराओं के था। तो ये जो होमो सेपियंस में से ये आधुनिक मानव कहलाया, और लगभग कहा जाता है कि 35,000 वर्ष पहले या 40,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का पृथ्वी पर विकास हुआ। तो ये जो समय की शुरुआत है प्रथम चैप्टर में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मानव का विकास कैसे हो रहा है, मानव कैसे कैसे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा रहा है, और फिर एक समय आता है कि मानव आधुनिक मानव हो जाता है, और फिर आधुनिक मानव हो जाता है तो फिर वहाँ से फिर सभ्यता का विकास और तीव्र गति से होता है, और वो सभ्यता धीरे धीरे विकसित होकर आज हम लोगों की अवस्था में आ जाती है। ये प्रथम चैप्टर में ऐसे बात को पढ़ना है, और इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो मानव सब का विकास हो रहा है, मानव सभी का विकास हो रहा है, तो इनके साथ साथ खेती, समाज और इन लोगों का रोहन सहन, ये सारे चीजों का विकास होगा, सारे चीजों का विकास होगा। इसके साथ इसमें हम देखेंगे कि इनकी भाषा, जब व्यक्ति पृथ्वी पर, किसी मनुष्य का पृथ्वी पर उद्भव होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भाषा का भी विकास होगा। तो भाषा के शुरुआती दौर में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले इसमें जो होमो इरेक्टस था वो एक, उसमें गुनगुनाने की प्रक्रिया थी, तो गुनगुनाने की प्रक्रिया थी, और वो उसमें एक उसके दिमाग में कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो वो भाषा का वहाँ से निर्माण हुआ। तो उसमें देखते हैं कि वो हाथ के बदौलत, इशारों के माध्यम से हाथ को हिला डुला कर, सर को हिला डुला कर ऐसे इशारा कर रहा था। फिर उसमें गुनगुनाने की प्रक्रिया आई, तो गुनगुनाने की प्रक्रिया आई तो उसमें देखे कि वहाँ से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, और फिर उसके बाद होमो सेपियंस आया तो थोड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग किया, कुछ जंगली जानवरों की तरह। फिर उसके बाद धीरे धीरे कहा जाता है कि जब आधुनिक मानव आया तो भाषा का विकास हो गया। तो मतलब चैप्टर में ये सारी बातों को समझना है प्रथम चैप्टर में, और आज हम सिर्फ प्रथम चैप्टर पर ही बात करेंगे। तो भाषा का भी विकास होगा, उसके हम उनके खेती और जनजीवन को देखेंगे कि वो लोग खेती कैसे कर रहे हैं। फिर से समाज, खेती को देखेंगे तो जंगलों के कटाई को खेती करना प्रारंभ करेंगे। फिर वो घुमंतु समाज रहता है, लेकिन फिर वो अस्थायी रहना सीख जाएंगे। फिर उनका रहन सहन का देखेंगे कि रहन सहन में कैसे रहते थे, और रहन सहन में उनका खान पान क्या था। फिर खान पान भी देखेंगे, खान पान, ये सारे जो पीछे आप लोगों को जीव बतलाए तो उनके, वो लोग खेती कैसे थे, वो लोग खाते पीते क्या थे, उनका समाज कैसा था, रहन सहन कैसा था। तो खान पान में भी देखेंगे कि वो संग्राहक समाज था, वो भोजन को इकट्ठा करता था, मछली पकड़ता था, फिर से जंगलों की कटाई करके जो भी फसल उत्पादित किए जाते थे उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता था। फिर अपमार्जक विधि के द्वारा वो भोजन प्राप्त करता था। तो ये अपमार्जक विधि क्या है? ये जो अपमार्जक विधि है, अपमार्जक विधि एक ऐसा विधि होता है जिसमें जब कोई जीव मरे रहते हैं, सड़े गले रहते हैं, तो उस चीज को अपमार्जक कहते हैं। लेकिन उस समय का समाज ऐसा था कि कहीं जीव मर गया जंगलों में तो उसका वो सेवन करता था, भोग करता था कि ये जीव मर गया है और इसी को मांस के रूप में हम भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये अपमार्जक विधि कहलाया है इतिहास में। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे प्रथम चैप्टर में तो उसके साहित्य कला के भी देखेंगे कि वो कैसे वस्तुएं बना रहे थे, किस प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किए, कि क्या क्या उनमें कला थी, कौन सा वो आकृति बनाते थे, ये भी देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे
तो हम लोग हदजा जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। इसी में एक जनसमूह आएगा, इसी चैप्टर में, प्रथम चैप्टर में ही आएगा हदजा जनसमूह, हदजा जनसमूह। ये जो हदजा जनसमूह है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हदजा जनसमूह का क्या था और हदजा जनसमूह कहाँ रहता था, तालाबों के निकट, वृक्ष के किनारे क्यों रहता था, ये पढ़ेंगे। और हदजा जनसमूह में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा नज़दीक से प्रकाश डाल लेंगे कि वो लोग लड़ते झगड़ते उतने नहीं थे, क्योंकि संसाधन प्रचुर मात्रा में उनके पास पर्याप्त था। तो वो घुमंतु जनजाति था, तो जहाँ पर भी वो तालाब पेड़ पौधे पाते थे वहाँ पर वो लोग रहना शुरू कर देते थे, अपना गुजर बसर करना शुरू कर देते थे। लेकिन इस चैप्टर में फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हिम युग को देखेंगे, हिम युग को देखेंगे, हिम युग को देखेंगे कि हिम युग का कैसे विकास हुआ, विकास कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, और बहुत सारे बातों को इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम ये एक चैप्टर पर ये सारे बात को हम अभी क्यों बताएं, ये इसलिए बताए हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, NCERT पढ़ने में या राज्य सरकार के टेक्स्ट बुक पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए कि YouTube पर जाइए, छोटे छोटे लेक्चर को देखिए, कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके लेक्चर को देखिए, 2-3 लेक्चर को देखिए, तब आपको धीरे धीरे चैप्टर को समझ में आने लगेगा। फिर 11th में चैप्टर में जाइएगा कि समय की शुरुआत के बाद अगला चैप्टर YouTube पर लिखिए जो है कला, शिक्षा और शहरी जीवन। दूसरा चैप्टर का नाम है कला, दूसरे चैप्टर का नाम है कला, शिक्षा, कला, शिक्षा, शिक्षा और शहरी जीवन, कला, शिक्षा और शहरी जीवन। तो ये दूसरा जब चैप्टर है 11th का, तो इस पर YouTube पर जाकर लिखे कि कला, शिक्षा और शहरी जीवन में क्या है, वहाँ से कहानी को समझे, फिर कॉपी पेन लेकर कॉपी में नोट किए और फिर उसके बारे में अपने दोस्तों के बीच चर्चा किए, फिर उस पर ज़्यादा उस पर सोचने की क्षमता विकसित किए और इसमें क्या है नहीं है, कला क्या है, शिक्षा क्या है, शहरी जीवन क्या है, इसके बारे में जाने तो आप लोगों को एक मज़ा आएगा। आर्ट स्ट्रीम लेकर उसमें जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा कि ऐसे पढ़ने पर एक अच्छा मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ये कोई ख़राब विषय नहीं, आप पढ़ रहे हैं एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम बहुत आपको ये आगे काम देगा। और आपको एक अच्छे से जब पढ़िएगा ना तो जाहिर से बात है कि आपको रोजगार थोड़ा लेट से मिले, रोजगार थोड़ा लेट से मिले, लेकिन आपको एक सभ्य मनुष्य जरूर बना देगा। समाज के प्रति कैसे सोचना है, क्या करना है, समाज का विकास हो रहा है, सभ्यता का विकास हो रहा है, सभ्यता का विनाश भी आएगा। इस चैप्टर आगे बढ़िएगा तो आपको हड़प्पा सभ्यता 12वीं कक्षा में पढ़ने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इराक की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सारे के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो जब आप इन लोगों को पढ़िएगा, इन सारे सभ्यताओं को नज़दीक से पढ़िएगा और आज की सभ्यता से तुलना करिएगा तो आपको लगेगा कि हम कला संकाय में कोई विषय पढ़ रहे हैं और हम एक शिक्षित और सभ्य मनुष्य बन रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आज का क्लास का यहीं पर हम अंत करते हैं।